जैसा कि हमारा क्लास 12th का बायोलॉजी का 21 जनवरी को प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर होने वाला है, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के 21 जनवरी के पेपर के लिए कुछ 2 अंकीय प्रश्न जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। एंड इस वीडियो को जो भी बच्चा पूरा देख लेगा ना भाई, एग्जाम में ना आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो से आपके 14 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 7 प्रश्न जो है आपके 2-2 नंबर के जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो बायोलॉजी के पेपर में अच्छा स्कोर करना है एंड बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड चलिए ये 2-2 नंबर के सारे प्रश्न देख लेते हैं। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना, ताकि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो सके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है ना। अभी आपको ठीक से दिखेगा, देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड लास्ट 2-3 साल से कहूँ ना मैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, बोर्ड में कह लो चाहे अर्धवार्षिक त्रैमासिक किसी में भी कह लो, है ना। आंसर रहेगा देखो बहुभ्रूणता मतलब बहुत से भ्रूण, है ना। देखिए जब एक बीजांड में एक से अधिक यानी कि बहुत से भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं तो इस दशा को बहुभ्रूणता कहा जाता है। और यह अनावृत बीजी पौधों में सामान्य घटना है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में बहुत कम पाई जाती है। यह निम्न प्रकार की होती है, एक वास्तविक बहुभ्रूणता होती है, एक मिथ्या बहुभ्रूणता होती है। और संतरा और नींबू और आम में ये क्या है, मिथ्या बहुभ्रूणता पाई जाती है। इस चीज को याद रखना भाई। देखो अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2025 की एकदम बेहतरीन तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड 3 व 4 नंबर के प्री बोर्ड के पेपर के लिए क्वेश्चन के लिए 3-4 अंक के प्रश्नों के लिए प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लेना। अरे नहीं, प्लेलिस्ट नहीं बनाऊंगा मैं अभी। आप लोगों को क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, नहीं तो आप लोग चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विपुंसन भाई किसे कहते हैं। तो मादा जनक के पुष्पों से कलिका अवस्था में पराग कोषों का चिमटी द्वारा काट करके अलग कर देना विपुंसन कहलाता है। देखो जब मादा जनक होते हैं और पुष्प से कलिका अवस्था में उसको क्या किया जाए, पराग कोषों से चिमटी द्वारा उसे चीन तान करके कह दो कि काट करके अलग उससे कर दिया जाए, उसे क्या विपुंसन क्रिया कहेंगे, है ना। तो पादप प्रजनक हो गया, द्विलिंगी पुष्पाधारी पौधे को मादा जनक रूप के रूप में इसमें जो है प्रयास किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है ना, इस तकनीक का प्रयोग इसमें किया जाता है विपुंसन का, है ना। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना स्क्रीन पर ही देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, पर परागण के कोई 2 लाभ लिखिए। भैया बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड लास्ट ईयर में पूछा गया है। देखो तो पर परागण से नई जातियों का जो है निर्माण होता है, जबकि स्व परागण में बिल्कुल इसके विपरीत है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, पर परागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे सुंदर, मजबूत व स्वस्थ होते हैं। देखो एक चीज ये हो जाती है, स्वस्थ होते हैं, मजबूत होते हैं एवं सुंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें उत्परिवर्तन होता है, परिवर्तन काफी सारे दिखाई देते हैं। नई प्रजाति की जो है इससे क्या होती है, निर्माण होता है, यानी कि विकास की संभावना इनमें ज्यादा रहती है पर परागण के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, परागण भित्ति की रचना में टेपिटम की भूमिका लिखे भाई। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो परागण भित्ति में टेपिटम की भूमिका क्या होती है। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 12th के बाद बीएससी भी करोगे ना तो फर्स्ट ईयर में आपको ये क्वेश्चन जरूर से देखने में मिलेगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, सॉरी यहाँ सेकंड ईयर में आप इसे पढ़ोगे, है ना, बीएससी अगर आप करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेपिटम, है ना। देखो टेपिटम परागकोश या लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी पोषक परत बनाता है ना। जो सबसे भीतरी परत होती है लघु बीजाणुधानी की, उसकी सबसे भीतरी परत का निर्माण टेपिटम के द्वारा होता है, याद रखना। टेपिटम परागकणों की बाह्य भित्ति पर एक तेलीय परत बनाता है ना, तो बनाता है, तथा स्पोरोपोलिनेन जैसे प्रतिरोधी पदार्थ के निर्माण में भी इसकी जो है मुख्य भूमिका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, प्रसववाही किसे कहते हैं। प्रसव को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, सॉरी प्रेरित करने वाले जो कारक होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, उनका नाम आपको लिखना है। तो मानव में संगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होती है। संगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। प्रसव को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है, ऑक्सीटोसिन। इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आंसर क्वेश्चन इसका बन सकता है ना। प्रसव को प्रेरित करने वाला हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट है हमारा, अनिषेक फलन भाई किसे कहा जाता है। ये रहेगा आपके सामने, कभी कभी कुछ पौधों में बगैर निषेचन के अंडाशय जो है सामान्य फल के रूप में विकसित हो जाता है, मतलब निषेचन हुआ ही नहीं, अंडाशय जो है फल बन गया, तो क्या है अनिषेक फलन, मतलब निषेचन नहीं हुआ है ना, फलन तो फल बन गया भाई। तो ये क्या है हमारा, क्या है, अनिषेक फलन है। इस प्रकार से फल निर्माण को अनिषेक फलन कहा जाता है। केला, सेब, अंगूर, नाशपाती, पपीता, अमरूद आदि में प्राकृतिक रूप से ये क्या है, अनिषेक फलन पाया जाता है भाई। इनमें क्या होता है, इनमें निषेचन नहीं होता है, सीधे सीधे जो है अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, असंगजन भाई। असंगजनन क्या है ना, एपोमिक्सिस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके जो है प्रकार आपको लिखने हैं महत्व के साथ भाई, है ना, महत्व या प्रकार, है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, असंग जनन की एक अलैंगिक विधि है ना। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में बना है कि असंग जनन खालिस्तान
की एक विधि है, तो अलैंगिक जनन की एक विधि है, ठीक है ना, याद रखना इसको, अलैंगिक विधि है जनन की, है ना, जिसमें संतति के निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना होता है, मतलब युग्मकों का संलयन इसमें नहीं होता है भाई, है ना, युग्मक अलग अलग रहते हैं इसमें और संतति का निर्माण हो जाता है। असंग जनन के प्रकार, तो अनिषेक जनन में 2 प्रकार की जनन विधियां हैं, उदाहरण एस्ट्रेसिया, है ना, एस्ट्रेसिया, बीजाणुद्भेद असंग जनन और युग्मकोद्भेद असंग जनन। अब इसका महत्व रहेगा आपके सामने, महत्व ये दिया गया है, असंग जनन में गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनः संयोजन नहीं होता है, देखो ये चीज़ है। नेक्स्ट है, इसमें पौधों के लाभदायक गुणों को अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है ना, ये याद रखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। नेक्स्ट है आपका द्विसंकर क्रॉस को परिभाषित कीजिए, आंसर दिया गया आपके सामने। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, जब 2 जोड़ी विपर्यासी, द्विसंकर 2 जोड़ी है ना, विपर्यासी लक्षणों को अध्ययन करने के लिए माता पिता में क्रॉस कराया जाता है, तो इसे द्विसंकर क्रॉस, है ना, कहा जाता है। तो F1 पीढ़ी में द्विसंकर क्रॉस से प्राप्त फिनोटाइप अनुपात को द्विसंकर लक्षण रूपी अनुपात कहा जाता है, उदाहरण ये आप दे सकते हैं 9:3:31 का अनुपात यहाँ पे इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका भ्रूणपोष भाई क्या होता है, देखो एक सारे क्वेश्चन ना जो भी विद्यार्थी कर लेगा, अभी ही नहीं, बोर्ड परीक्षा में आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि प्री बोर्ड और बोर्ड भाई सेम है ना, तो बिल्कुल प्री बोर्ड की तरह ही नहीं, बोर्ड का पढ़ करके सोचो, बोर्ड का समझ करके सोचो, पढ़ो कि हमें बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक है। भ्रूणपोष है, तो भ्रूणपोष बीज का मुख्य भोज्य पदार्थ संग्रह ऊतक है ना, भोज्य इसका मुख्य जो संग्रह ऊतक है ये भ्रूणपोष, इसमें भोजन संग्रहित रहता है जो भ्रूण के विकास एवं बीज के अंकुरण के समय प्रयुक्त होता है। भ्रूणपोष के कारण भ्रूण का उचित परिवर्धन होता है तथा अच्छे स्वस्थ बीज बनते हैं, है ना, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट है शुक्रिय प्रदब्ध यानी कि सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, इसके प्रमुख संगठन आपको लिखना है, देखो भाई इसके संगठन शुक्राशय एप्रोटेस ग्रंथि हो गया, है ना, बोलियोरेथ्रल ग्रंथियों का जो है स्राव शुक्रिय प्रदब्ध यानी कि सेमिनल प्लाज्मा कहलाता है। इसमें फ्रक्टोज कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम जो है पाए जाते हैं जिसके संगठक कहा जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेंटा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अपरा या प्लेसेंटा जिसे कहा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो अपरा या प्लेसेंटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये आता है हर साल, है ना, इससे ऑब्जेक्टिव एक ना एक आता है, चाहे क्वेश्चन कह लो आता ही है। देखो पोषण श्वसन एवं उत्सर्जन में मदद करती है भ्रूण के, है ना, भ्रूण के पोषण में, भ्रूण की रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है, हार्मोन्स का स्रावन करती है, मानव अपरा लैक्टोजन हार्मोन स्तन में है, ग्रंथियों की वृद्धि को उत्तेजित करता है, तो इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट हमारा पुरुषों में वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन भाई कई बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं जो वृषण कोष में बंद रहते हैं। शुक्राणु निर्माण के लिए उपयुक्त तापक्रम शरीर के तापक्रम से 2 डिग्री सेल्सियस कम होना आवश्यक है, अन्यथा शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु के निर्माण की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसी कारण जो है वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर कहें कि जो शुक्राणु के लिए जो निर्माण के लिए कितनी की ज़रूरत होती है, 35 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है, यानी कि 2 डिग्री सेल्सियस कम की, है ना। नेक्स्ट हमारा कॉर्पस ल्यूटियम एवं एक्रोसोम के कार्य लिखिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉर्पस ल्यूटियम एक्रोसोम। देखिए कॉर्पस ल्यूटियम में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करता है तथा गर्भधारण में सहायक होता है। नेक्स्ट है एक्रोसोम का कार्य भाई, तो एक्रोसोम का प्रमुख कार्य अंडाणु को सक्रिय करना होता है, इसमें अपघटनीय एंजाइम जो है पाए जाते हैं जो अंडाणु के बाहरी परत घोलने का जो है कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऋतुस्राव या रजोधर्म चक्र क्या होता है। स्त्रियों में अंडाणुओं का निर्माण एक चक्र के अधीनस्थ पूर्ण होता है। इस चक्र की अवधि 26 से 28 दिनों की होती है। अंडाणु के निषेचित न होने की स्थिति में अंडोत्सर्ग के 14 दिन बाद गर्भाशय के अंत स्तर की कोशिकाएं और रुधिर वाहिनियां भी फट जाती हैं तथा अनिषेचित अंडाणु भी नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप क्षतिग्रस्त झिल्ली ये रहेगी, क्षतिग्रस्त झिल्ली विघटित ऊतक श्लेष्मा और अंडाणु संयुक्त रूप से दूषित रूप में स्त्री की योनि द्वार से 3-4 दिनों तक स्रावित होता है। तो इसी ही आर्तव चक्र या मासिक चक्र जो है कहा जाता है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारा उत्परिवर्तन क्या है ना, बिंदु उत्परिवर्तन आपने 2024 के बोर्ड में क्वेश्चन देखा होगा, बिंदु उत्परिवर्तन है ना, तो ये वही है, इसको याद कर लेना। देखिए जीन की संरचना में अचानक होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन किसी बाह्य कारक या जीन विनिमय के कारण हो सकता है, तो इस चीज़ को याद रखना, जीन विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका एंटीकोडन को भाई परिभाषित कीजिए। एंटीकोडन क्या होता है, तो टीआरएनए, आरएनए के बारे में आपने पढ़ा होगा, एमटीआर आरएनए होते हैं ना, तो टीआरएनए पर स्थित वह त्रिक जो एमआरएनए के कोडोन का पूरक होता है एंटीकोडन कहलाता है। मतलब टीआरएनए पर स्थित होता है ना, एक त्रिक जो एमआरएनए के कोडोन का क्या होता है, पूरक होता है, वो एंटीकोडन कहलाता है। जैसे ये यूजी का एंटीकोडन यूएसी है ना, यूरेसिल है किसका, ये यूजी का। नेक्स्ट हमारा
mRNA किस प्रकार से tRNA से भिन्न है भाई। mRNA मतलब सीधी बात है, इनमें अंतर ही बताना है आपको। tRNA भाई क्या है, mRNA क्या है, दोनों पता होना चाहिए तो लिख दोगे। देखो mRNA का निर्माण केंद्रक में होता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को राइबोसोम तक ले जाता है ना। m मतलब मैसेंजर भाई, सूचना ले जा रहा है, मैसेज पहुंचा रहा है ना। tRNA हमें अमीनो अम्ल की कोशिका द्रव्य से लेकर राइबोसोम है ना, राइबोसोम पर स्थित mRNA तक ले जाता है भाई। mRNA तक जिन भी कोशिका द्रव्य को ले जाना है राइबोसोम पर स्थित है ना, तो अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य से लेकर के है ना, अमीनो अम्ल का कौन संवहन करता है, तो tRNA करता है ना, राइबोसोम पर स्थित mRNA पर ले जाता है ना, तो tRNA का अलग कार्य है, इसका अलग कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बीजों में प्रसुप्ति के कोई दो कारण लिखिए भाई। तो देख लेते हैं आंसर आपका। कठोर और अपारगम्य बीज कवच बीज को प्रसुप्ति अवस्था में रखता है। कुछ पौधों में बीजों में भ्रूण जो होता है परिपक्व अवस्था में रहता है, जिसके कारण बीज प्रसुप्ति होती है, जैसे आर्किड्स, ठीक है। नेक्स्ट है चिकित्सीयन गर्भ समापन, MTP भाई क्या होती है। MTP देखो इसका सही कहें कि इसका फुल फॉर्म आ सकता है आपको, है ना, याद रखना, इसका फुल फॉर्म आपके सामने यहाँ पे दिया गया है ना। देखिए इससे तात्पर्य गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित करना है। MTP का पूरा नाम चिकित्सीय सगर्भता समापन दिया गया है। नेक्स्ट है आपका औषधि व्यसन भाई किसे कहते हैं। ये भी कई बार आपका 1 नंबर के एक वाक्य में भी आया हुआ है एंड कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है। देखो तो शारीरिक तथा मानसिक रूप से नशीली दवाओं एवं नशीले पदार्थों पर निर्भर रहना ही औषधि व्यसन कहलाता है, या एडिक्शन, है ना। व्यसन मतलब एक तरीके से एडिक्शन, किसी भी चीज़ के लिए एडिक्ट हो जाना। औषधि की बात है तो भाई किसके लिए, नशीले पदार्थ, है ना, तो ये रहेगा। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली शिशु को परिभाषित कीजिए। आंसर रहेगा जब निषेचन के उपरांत गर्भाशय शिशु की वृद्धि एवं विकास कृत्रिम वातावरण में कराया जाता है, तो इस प्रकार उत्पन्न शिशु को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है ना। तो कृत्रिम मतलब कृत्रिम रूप से उसका, है ना, आर्टिफिशियल वातावरण में उसका क्या कराया जाएगा भाई, जो है उसका विकास किया जाए, है ना, तो ये क्या हो जाता है हमारा परखनली शिशु। नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक क्या होता है भाई, उदाहरण दीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक। देखिए ये सारे उदाहरण इसके याद रखना, ये उदाहरण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आए हैं। देखिए प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक ऐसे रासायनिक यौगिक होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों से जो है प्राप्त किया जाता है तथा इनका उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने अथवा उनको नष्ट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण जो है पेनिसिलिन, मतलब ये उन्हीं से बनते हैं और उन्हीं को खत्म करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। देखो पेनिसिलिन हो गया, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये क्या होते हैं हमारे प्रमुख एंटीबायोटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सहज प्रतिरक्षा क्या है भाई। तो देखिए वह प्रतिरक्षा जो जन्म से ही उपस्थित होती है सहज प्रतिरक्षा कहलाती है। इसके लिए किसी रोगजनक से संपर्क आवश्यक नहीं होता है। आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट हमारा सहलग्नता को परिभाषित कीजिए भाई। तो सहलग्नता क्या होती है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीन्स की इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं। देखिए एक ही गुणसूत्र पर जो स्थित जीन होते हैं उनमें एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे ही सहलग्नता कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जैव उर्वरक क्या है भाई, उदाहरण दीजिए। आंसर याद रखिएगा वे सूक्ष्म जीव जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके नाइट्राइट तथा नाइट्रेट बनाते हैं, तो जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, जैव उर्वरक कहलाते हैं। तो राइजोबियम कल्चर तथा एजोस्पाइरेलम कल्चर ये क्या है, इसके प्रमुख उदाहरण आपके जैव उर्वरक के हो जाते हैं। और जैव खाद का यूज अगर किया जाए भाई तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका एक संकर तथा द्विसंकर क्रॉस में अंतर लिखिए। तो एक संकर क्रॉस रहेगा एक जोड़ी विपर्यास लक्षणों को लेकर कराया जाता है ना, तो वो एक संकर क्रॉस कहलाता है। जब एक जोड़ी का, है ना, जब 2 जोड़ी का विपर्यासी लक्षणों का क्रॉस कराया जाए तो वह द्विसंकर क्रॉस है ना। इसमें फिनोटाइप का अनुपात ये आपको दिया गया है 3:1 होता है। इसमें क्या होता है, इसमें फिनोटाइप का अनुपात 3:9:3:3:3:1 होता है। ऊपर मैंने शायद गलत बोल दिया, 31 बोल दिया था, अनुपात है इनके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उपर्जित प्रतिरक्षा क्या है। उपार्जित प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा है जो जीवन अवधि के दौरान विकसित होती है। उपार्जित या अनुकूली प्रतिरक्षा वो कहलाती है। तो इसके लिए किसी रोगजनक या प्रतिजन के संपर्क में आना आवश्यक होता है ना, तो ये रही उपार्जित प्रतिरक्षा। नेक्स्ट है आपका भ्रूणपोष के कार्य लिखिए भाई। तो भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है ना, उसका नाम ही है भ्रूणपोष, भ्रूण का पोषण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्लाज्मिड भाई क्या होता है। तो प्लाज्मिड वही गुणसूत्री द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए अणु होते हैं जिनमें स्वप्रतिकृति एवं प्रेषण की क्षमता पाई जाती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड, है ना, बायो में भी आपको ये काम आएगा, ये बायो ही तो है। देखिए चलिए अगला देख लेते हैं प्रभाविता और अप्रभाविता, है ना। न्यूटन ने जो नियम दिए, न्यूटन नहीं मेंडल, है ना, तो उनके
नियमों के अंतर्गत हम अंतर लिख सकते हैं, है ना। तो प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर लिख देंगे, वह अलील जो विषम युग्मजी अवस्था में भी अभिव्यक्त हो जाता है प्रभावी अलील, तथा यह घटना जो है प्रभाविता कहलाती है। विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त ना होने वाले अलील अप्रभावित तथा उसका प्रकट ना होना अप्रभाविता। देखो इसमें क्या होता है, अलील प्रभावी होता है, इसमें क्या होता है, अप्रभावी होता है ना। यह घटना यहाँ पे प्रभाविता कहलाती है और ये यहाँ पे अप्रभाविता, ठीक है। प्रभाविता का कारक एलील पूर्ण रूप से कार्यशील एंजाइम बनाता है। इसमें जीन में हुए किसी बदलाव के कारण अकार्यशील एंजाइम का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें कार्यशील एंजाइम का निर्माण होता है, इसमें अकार्यशील, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 2 प्रतिजैवकों के नाम लिखे, तो यानी कि वो वही हैं यार, है ना। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वाहक भाई क्या होते हैं, तो वाहक या वेक्टर्स डीएनए के अणु होते हैं जो क्लोन किए जाते हैं, क्लोन किए जाने वाले डीएनए इंसर्ट के लिए वाहक का कार्य करते हैं, तो वाहक कहलाते हैं। वेक्टर्स किसी उपर्युक्त अतिथेय कोशिका में स्व प्रतिकृति कर सकते हैं, है ना, सेल्फ रेप्लिकेशन जिसे कहते हैं, जिसके लिए इनमें डीएनए प्रतिकृति उद्गम स्थल पाया जाता है, किसमें, वाहक में, है ना, डीएनए के अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में कोई 2 अंतर लिखिए भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर में आया है। तो एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं और दोनों युग्म विकल्पी भिन्न भिन्न होते हैं। ये विषम का अर्थ क्या होता है, अलग अलग, भिन्न भिन्न, है ना। और इसमें क्या, सम का मतलब समान, है ना। देखो दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं, है ना, तो इससे याद रखो इस चीज़ को। नेक्स्ट है, यह केवल एक प्रकार के युग्म बनते हैं, इसमें क्या बनता है, इसमें अलग अलग प्रकार के भाई, अलग अलग विषम, ठीक है ना, ये वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक्सोन, ये वही एक्सोन है कि उपयोगिता लिखिए भाई। तो यूकैरियोटिक जीन असतत या विखंडित होते हैं जिनके कोडिंग भाग एक्सोन कहलाते हैं। एक्सोनों के बीच में इंट्रॉन्स यानी कि गैर कोडिंग भाग पाए जाते हैं तथा एक्सोन ही अंत में एमआरएनए के निर्माण में भाग लेते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, एक्सोन, है ना। इसकी उपयोगिता यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट है, मेंडल ने अपने, भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, कोई 2 कारण लिखते हुए समझाइए, है ना। आंसर आपके सामने रहेगा, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, मतलब उन्होंने सोचा यार मटर का पौधा ले लेते हैं, हमारा प्रयोग भी जल्दी हो जाएगा, जल्दी निपट लेंगे, है ना। इसका अत्यंत छोटा जीवन काल होता है, इस कारण परिणाम जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। स्वपरागित होने के कारण जो मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधों में शुद्धता की संभावना बनी रहती है, इसी कारण। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल डोगमा से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंड इसको तो याद ही कर लेना। डीएनए तथा आरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं उनमें नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, इनका क्रम प्रोटीनों में अमीनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करता है ना। आपने पढ़ा होगा डीएनए और आरएनए की स्ट्रैंड्स जो होती हैं, डीएनए और आरएनए मिलकर कैसे बने होते हैं भाई, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही तो बने होते हैं, क्षारों से, है ना। तो ये नाइट्रोजनी क्षारों से मिलकर के बने होते हैं। इनका जो क्रम होता है प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के क्रम को निर्धारित करता है। प्रोटीन व नाभिकीय अम्लों के इस संबंध को सेंट्रल डोगमा कहा जाता है। तो देखिए, है ना, इसमें प्रोटीनों के क्रम और अमीनो अम्ल के क्रम को कौन निर्धारित करता है, इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं किसमें, डीएनए आरएनए में, और इन्हीं का ये संबंध सेंट्रल डोगमा कहलाता है, किसका, प्रोटीन और अमीनो एसिड का, ठीक है। यह नाभिकीय अम्लों द्वारा प्रोटीन संश्लेषण के नियंत्रण की व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं, तो पेटेंट जैविक संसाधनों का बिना उचित अनुमति के उपयोग करना बायोपायरेसी या जैव चोरी भाई कहलाता है। देखो तो अब तो भाई हर चीज़ का पेटेंट होने लगा है ना। तो ये है भाई बायो के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये क्या है, जैव चोरी, बायोपायरेसी, है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी देश या उससे संबंधित लोगों की अनुमति के बिना जैविक संसाधनों का बिना किसी संपूरक भुगतान के या कम भुगतान के उपयोग करना बायोपायरेसी के अंतर्गत जो है आता है, एक तरह की चोरी होती है ये। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा तथा प्रतिरोधकता को समझाइए भाई। प्रतिरक्षा ये वही है ना, ये रहेगा आपके सामने। प्रत्येक जीव के शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो प्रतिरक्षा कहलाती है ना। मतलब पाई जाती है, वो होती है तो वो प्रतिरक्षा कहलाती है। जीवों के रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता जो है कहा जाता है। हमारे शरीर में प्रतिरोधकता बी तथा टी कोशिकाओं के कारण पैदा होती है, तो इसे याद रख लेना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री में कोई 3 अंतर लिखिए। तो एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पत्ती में, ठीक है ना, इसमें केवल एक बीजपत्र होता है भाई, ये तो एक नाम से ही डिफाइन हो रहा है। एंड द्विबीजपत्री इसमें 2 बीजपत्र होते हैं, सीधी बात है। नेक्स्ट है इसमें मूलांकुर झकड़ा जड़ बनाते हैं, इसमें मूलांकुर मूसला जड़ बनाते हैं। इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है ना, इससे ऑब्जेक्टिव बनता है ना। एक बीजपत्री में जो मूलांकुर होते हैं वो झकड़ा जड़ का निर्माण करते हैं और द्विबीजपत्री में मूलांकुर जो होते हैं
मूसला जड़ का निर्माण करते हैं। इससे आपको एक चीज़ और पता हो जाती है कि जड़ का निर्माण जो होता है कह लेंगे, है ना, कि वो मूलांकुर से होता है, ठीक है ना, मूलांकुर से। और प्रांकुर भी आपने पढ़ा होगा भाई, प्रांकुर से क्या होता है आप लोगों को बताना भाई, है ना। मूलांकुर से तो जड़ बनती है भाई, अब प्रांकुर से क्या बनता है आपको बताना है भाई। बता दोगे तो ठीक है, नहीं बताओगे तो मैं बता देता हूँ। इसमें प्रायः अधोभूमिक अंकुरण होता है, इसमें प्रायः ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है, ठीक है ना। और जो मैं अभी प्रांकुर की बात कर रहा था ना, प्रांकुर से किसका निर्माण, तो प्रांकुर से तने का निर्माण होता है ना, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बीओडी क्या है भाई, तो बीओडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव आता है और पूरा नाम इसका आता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। तो ये याद रखिएगा, ऑक्सीजन की उस मात्रा को सूचित करता है जो 1 लीटर जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के हानिकारक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। इसके द्वारा जल प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। वो बीओडी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये आवश्यक है एंड आपके क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सर्टोली सेल्स क्या होती हैं भाई, सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इनका कार्य क्या है भाई, है ना। तो सर्टोली सेल्स वृषण में पाई जाती हैं, है ना। ये कोशिकाएं शुक्राणुओं को अवलंबन, सुरक्षा तथा पोषण प्रदान करती हैं, तो इस चीज़ को ध्यान में रख लो एंड याद कर लो, ये वृषण में पाई जाती हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा बिंदु उत्परिवर्तन क्या है भाई, है ना। तो बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है, जीन के किसी एक क्षारक में हुआ परिवर्तन तो बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है ना। ऊपर ही हमने पढ़ा था उत्परिवर्तन, उसी से रिलेट करता हुआ है ना। जीन के किसी एक क्षारक में जो परिवर्तन होता है, जैसे प्रतिस्थापन, विलोपन होता है, हो सकता है निवेशन हो सकता है उसके अकॉर्डिंग, तो ये बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। एंड उदाहरण इसका क्या रहेगा आपका, तो सिकल सेल एनीमिया, है ना। एनीमिया ये तरीके का रोग होता है। इस रोग में हीमोग्लोबिन को बीटा ग्लोबिन श्रृंखला के निर्माण से संबंधित जीन के 6वें कोडोन, है ना, GAG जिसे कहा जाता है, के बीच उपस्थित क्षारक एडेनिन का यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापन हो जाने से कोडोन GUG, है ना, बन जाता है ना। GAG से क्या GUG बन जाता है भाई, है ना, क्योंकि देखो एडेनिन G का एडेनिन का ये और यूरेसिल का ये U, है ना, ये देखो यहाँ पे बन जाता है। यह परिवर्तन कोडोन अब ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर बेलिन को कोडित करता है। इस परिवर्तन से सामान्य हीमोग्लोबिन असामान्य हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है। ये हमारा बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण सहित आपको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा GMO भाई क्या होता है, देखो तो वे जीव जिनमें एक या एक से अधिक जीन्स का समावेशन होता है ना, तो वो क्या GMO कहलाते हैं। आनुवांशिकतः रूपांतरण जीव या ट्रांसजेनिक जीव कहलाते हैं। ये आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव होते हैं। ये जंतु, पौधे तथा जीवाणु कोई भी हो सकते हैं। कौन, GMO, ठीक है। ये जीव होते हैं एक तरीके के। नेक्स्ट है बैगिंग भाई किसे कहते हैं, देखो पादप प्रजनक कृत्रिम परागण कराने के लिए पुष्पों को कली अवस्था में ही पॉलीथीन या बटर पेपर से ढक देते हैं। इस तकनीक को बैगिंग कहा जाता है ना, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्राई प्रोटीन क्या है भाई, क्राई प्रोटीन लिखिए भाई। तो मृदा जीवाणु बैसिलस थ्रुएंजिएंसिस के कुछ विभेद एक प्रकार की प्रोटीन यानी कि रबे उत्पन्न करते हैं, मतलब रबे टाइप, है ना, क्राई टाइप, है ना, जिसे क्राई प्रोटीन या BT विष कहा जाता है ना। जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राइजोन कहा जाता है। मतलब जो जीव विष होते हैं, ये विष है ना, ये BT विष, है ना, ये जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राइजोन कहा जाता है ना। क्राई प्रोटीन के अंदर क्राइजोन होगा पूरा। नेक्स्ट हमारा इंट्रॉन्स क्या होते हैं, तो भाई जीन की संरचना में एक्सॉन के बीच बीच में नॉन कोडिंग भाग पाए जाते हैं जिसे इंट्रॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रतिजैविक की कोई 2 लक्षण लिखिए। यह आहार नाली में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को हानि ना पहुँचाए, है ना, और यह मेजबान पर हानिकारक प्रभाव न डाले, है ना, इसके ये लक्षण लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका त्रिसंलयन भाई, ये वही है, पढ़ा था हमने। त्रिसंलयन बीजांड में स्थित भ्रूण कोषों में संपन्न होता है। परागनलिका भ्रूण कोष में प्रवेश के बाद 2 नर यौगिक, देखो भाई इसमें मेनली होता क्या है, देखो जब भ्रूण कोष में संपन्न होता है त्रिसंलयन, ये तो याद रखना, ये याद रखने वाली लाइन है। त्रिसंलयन बीजांड में स्थित भ्रूण कोष में संपन्न होता है। अब यह इससे बन जाता है कि त्रिसंलयन की क्रिया भ्रूण कोष में संपन्न होती है जब देखो एक नर एवं एक मादा केंद्रक का निर्माण होता है, तो वो एक नर एवं मादा भाग से जो है संलयन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ध्रुवीय केंद्रक से संलयित करते हैं, क्योंकि देखो एक नर होता है और एक मादा केंद्रक होता है, दोनों का क्या करते हैं, एक उससे संलयन करते हैं। देखो एक नर एक दो ध्रुवीय केंद्रक से संलयन कर देगा तो ये त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। तो यही हमारा त्रिसंलयन कहलाता है ना। नेक्स्ट हमारा है आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में कोई 2 अंतर लिखिए भाई। आंतरिक निषेचन क्या कहलाता है, बाह्य निषेचन, दोनों को समझेंगे। यह प्रक्रिया शरीर के अंदर अंडवाहिनी में होती है, यह प्रक्रिया शरीर के बाहर खुले स्थान में होती है। बाहर का मतलब बाहर, चलो भाई। इसमें मैथुन व सहायक प्रजनन अंग पाए जाते हैं जैसे मनुष्य। इसमें मैथुन व सहायक प्रजनन अंगों का अभाव होता है जैसे, मतलब ये उदाहरण में होता है, ठीक है ना, याद रखना इसको।
तो आंतरिक निषेचन मनुष्य में होता है और बाह्य निषेचन मेढक में होता है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट हमारा, बोतल में गंगा जल, बंद गंगा जल बहुत अधिक समय तक रखने पर भी नहीं सड़ता है, क्यों? तो गंगा के जल में वर्षों से मृत शरीर तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थ का विसर्जन किया जाता है, लेकिन जीवाणुभोजी की उपस्थिति के कारण यह जल बोतल में बहुत अधिक समय तक रखने से भी नहीं सड़ता है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर क्या होता है इसमें, देखो उसमें ना विसर्जन किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं कई सारे डाल दिए जाते हैं, मृत शरीर भी यहाँ पर गंगा जल में कह लोगे, है ना। तो यह उपस्थिति के कारण जीवाणुभोजी, यानी कि इसमें बैक्टीरियोफेज मेनली याद रखना, बैक्टीरियोफेज इसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जल जो है सड़ता नहीं है, बहुत ही कीमती है। और भाई है भी, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, ये आप आंसर लिख दीजिएगा यहाँ पे। देखिए, जन्म दर में वृद्धि एवं मृत्यु दर में कमी, प्रजनन दर का उच्च होना, कम उम्र में विवाह, कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से परिपक्व होना तथा सामाजिक स्तर निरक्षरता, है ना, ये रहेगा। कुरीतियाँ, अंधविश्वासों को मानना, ये जनसंख्या के कारण है। नेक्स्ट है, जनसंख्या विस्फोट को परिभाषित कीजिए, जनसंख्या के नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो ये रहेंगे आपके सामने। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, तो शीघ्र एवं अनियमित जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट, मतलब अचानक से बहुत सारी जनसंख्या में वृद्धि, ये जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग जो गर्भ नहीं ठहरने देती हैं, इनका उपयोग किया जाए तो जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाता है। अंतःगर्भीय युक्तियाँ जैसे कॉपर टी का यूज़ किया जाए, है ना, तो ये सारी यूज़ करके यहाँ पे इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आपको ये याद कर लेना है, एंड आपके पूरे पॉइंट दिए गए। नेक्स्ट आपका GIFT, है ना, जी नहीं सॉरी जेड है ना, जिफ्ट, ये जेड है, एक होता है GIFT, है ना, इसको भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। NDB, इसका पूरा नाम क्या होता है, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिफ्ट में अंतर आपको लिखना है, तो आंसर आपके सामने रहेगा जिफ्ट। देखो, तो ये रहेगा, जिफ्ट में निषेचित एगुमनज को फैलोपियन नली के अंदर रखा जाता है। इसमें क्या, अनिषेचित अंडाणु में शुक्राणु को फैलोपियन नली में रखा जाता है। इसमें निषेचन शरीर के बाहर होता है, इसमें शरीर के अंदर संपन्न होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सहजीविता एवं सहभोजिता। भाई क्या होती है, देखो सहजीविता सहभोजिता में अंतर लिखना है। इसमें दो जीव साथ साथ जीवन यापन करते हैं, जिनमें दोनों को लाभ होता है तथा किसी को भी हानि नहीं होती। इसमें दो जीव भिन्न भिन्न जातियों के साथ रहते हैं, लेकिन उनके बीच कोई शरीर क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। इसमें एक जीव को लाभ या दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती है ना, मतलब एक को लाभ होगा, हानि किसी को भी नहीं होगी। यह एक सकारात्मक अन्योन्य क्रिया है, यह एक सकारात्मक अन्योन्य क्रिया है, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा, बायोगैस की घटक गैसों के नाम लिखिए। तो बायोगैस की प्रमुख घटक गैस मीथेन है, इसके अलावा इसमें CO2 N2 हो गया है ना, H2 गैस भी पाई जाती है किसमें, बायोगैस में, ठीक है ना, इसको याद रखना। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं कराया तो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आप लोगों की तैयारी बोर्ड एग्जाम की अच्छी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जरूर से जाकर के देख लो।